मानसिक विकास को अब समझने की कोशिश करते हैं कि मानसिक विकास आखिर होता क्या है। तो पहली चीज है, क्या है मानसिक विकास? मानसिक विकास है क्या? देखिए, मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य केवल पशु की तरह धरती पर जीने वाला कोई प्राणी नहीं है। आज मानव सभ्यता ने जो भी तरक्की की है सिर्फ और सिर्फ उसके इस मानसिक कौशल के कारण ही की है। और ये मानसिक कौशल क्या है? मानसिक कौशल के अंतर्गत वो तमाम मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं जो दिमाग में चलती हैं। जैसे आपको मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो आप उसे याद कहां रख रहे हो? कहीं हाथ पैर में थोड़ी याद करके रख रहे हो, दिमाग में याद रख रहे हो। आपको किसी का नाम याद होता है, आपको गणित के प्रश्न याद हो जाते हैं, आप किसी की शक्ल याद कर लेते हो, रंगों में भेद कर सकते हो, सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे सकते हो। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं और मनुष्य की इन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं का विकास मानसिक विकास कहलाता है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाओं का विकास होगा? इसके अंतर्गत साथियों अगर मैं बात करूं तो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये क्या होते हैं अभी बात करेंगे। अवधान, तर्क, चिंतन, स्मृति, बुद्धि, भाषा, निर्णय। देखिए, ये जितनी भी चीजें दिमाग में चलती हैं, समस्या, समाधान, कल्पना, निष्कर्ष, इन तमाम प्रक्रियाओं का, कुछ हो सकता है मुझसे मिस भी हो गई होंगी इनमें, लेकिन हमारे जीवन से जुड़ी हुई, हमसे जुड़ी हुई इन तमाम प्रक्रियाओं का आदि का विकास, इन तमाम प्रक्रियाओं का विकास किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। और ये सारी प्रक्रियाएं जो मैंने बताई ये सारी दिमाग में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। मानसिक विकास से संबंधित है। इस बात को लेकर जेम्स ड्रीवर का एक कथन हमें देखने को मिलता है और उस कथन को आप देखिए। जेम्स ड्रीवर, व्यक्ति में जन्म से परिपक्वता तक मानसिक क्षमताओं का उत्तरोत्तर मतलब प्रोग्रेसिव, हमने पढ़ा है उत्तरोत्तर प्रकटन व संगठन की प्रक्रिया मानसिक विकास कहलाती है। जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का प्रकट होना, फिर उनका संगठित होकर कार्य करना और कैसे प्रोग्रेसिवली ये चीजें आगे बढ़ती हैं, यही मानसिक विकास है।
अब मानसिक विकास को लेकर 3 शब्द हैं जो आपको जानने चाहिए। पहले उन 3 शब्दों को समझते हैं। एक है संवेदन, दूसरा है अवधान और तीसरा है प्रत्यक्षीकरण। ये जो तीनों के मैं अर्थ बता रहा हूं आपको, ये अर्थ मैं राजस्थान बोर्ड की जो 11वीं कक्षा की मनोविज्ञान की पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 47 पर ये दिए गए हैं और वहां से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। और आप कहेंगे कि मैं इतना डिटेल में आपको ये क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। एंड परसेप्शन। इतना डिटेल में ये बात बताने के पीछे कारण ये है मित्रों कि लेवल 2 2015 में रीट में एक प्रश्न आया था कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किस विकास से संबंधित है, यानी विकास के कौन से आयाम से संबंधित है? विकास के किस आयाम से संबंधित है? ये तो था प्रश्न जो रीट में पूछा गया था और इस प्रश्न का जो उत्तर था वो था मानसिक विकास। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इतनी डिटेल में इस चीज को जानना जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं मानसिक विकास की, बात करते हैं संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और इस कथन का संबंध किस आयाम से है, तो आयाम होता है मानसिक विकास। तो सवाल ये आप में से मैं गारंटी दे सकता हूं हर विद्यार्थी ने रट रखा होगा कि ये प्रश्न जो है इसका उत्तर मानसिक विकास होता है। लेकिन मैं इस बात का भी दावा कर सकता हूं कि आप में से आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को संवेदना, अवधान और प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ नहीं पता होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन तीनों को बताने से पहले एक शब्द की, जिस शब्द का अर्थ होता है उद्दीपक। उद्दीपक मतलब अंग्रेजी में होता है स्टिमुलाई। वैसे इसको हम अधिगम में पढ़ेंगे या स्टिमुलस, स्टिमुलाई इसका बहुवचन होता है, स्टिमुलस एक वचन होता है। उद्दीपक से मतलब होता है कि वातावरण में मौजूद वो कोई भी वस्तु, घटना, संप्रत्यय, व्यक्ति, कुछ भी जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और उसके सामने आने पर या उससे किसी भी प्रकार से हम जब अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके सामने आने पर हम कोई अनुक्रिया करें। जैसे भोजन एक उद्दीपक है, उसको देखते ही लार आती है, तो लार आना एक अनुक्रिया होगी। हम जब कहीं गांव में दूर रह रहे हैं और हमारे कोई बहुत ही परिचित, बहुत ही प्रिय मित्र कोई है, परिवार का कोई सदस्य घर पे आता है, अचानक से उसको देख के हम खुश हो जाते हैं। ये क्या है? उस व्यक्ति का आना या उस व्यक्ति का मौजूद रहना उद्दीपक है, हमारी खुशी एक अनुक्रिया है। हमें चोट लगती है, चोट लगते ही हम अरे बार लगी रहे और चिल्लाते हैं, तो वो चोट लगना एक उद्दीपक है और उसके बाद आपका चिल्लाना, दर्द से कराह उठना, ये क्या है? एक अनुक्रिया है। तो वातावरण में ऐसे तमाम उद्दीपक होते हैं। अब एक बात बताइए, इस वक्त जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप अपने मोबाइल फोन में, अपनी लाइब्रेरी में या अपने कमरे में कहीं बैठ के देख रहे होंगे। अब आपके कमरे में या लाइब्रेरी में ऊपर एक पंखा भी होगा, आपके कहीं खिड़की भी होगी, कहीं अलमारी भी होगी, कुछ आसपास अगर लाइब्रेरी में हो तो लोग भी पढ़े, लेकिन आपका ध्यान इस वक्त क्या उन सभी उद्दीपकों पर है? नहीं, आपका ध्यान इस वक्त अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर है जिसके जरिए आप और मैं वर्चुअली संवाद कर रहे हैं प्रिय साथियों। तो इसका मतलब उद्दीपक क्या है? वातावरण में जो भी तत्व मौजूद हैं वो सब उद्दीपक हो सकते हैं, लेकिन जिन उद्दीपकों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वही ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? अवधान। अवधान मतलब ध्यान करना कि किस चीज पर आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, पहली चीज यहां पर क्लियर। अब बात करते हैं संवेदन की और प्रत्यक्षीकरण की।
संवेदन का मतलब यह होता है कि ये जितने भी उद्दीपक हैं इनके अंतर्गत कुछ सूचनाएं होती हैं और वो सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचती है हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। जैसे मान लीजिए आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं एक सूचना मिल रही होगी कि आज विवेक सर हमको जो पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को, इस पे विवेक सर ने सफेद रंग की एक शर्ट पहन रखी है। अब मैंने ये सफेद रंग की शर्ट कैसे पहन रखी है, ये बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि इस वीडियो में आप देख पा रहे हो ये चीज। तो महज ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करना, क्या है सूचना, कैसी है सूचना, मतलब नहीं है। आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हो, दिमाग तक ज्ञानेंद्रियां सूचनाओं को लेकर जा रही है, यह क्या कहलाता है? संवेदन। और दिमाग जब उन सूचनाओं की, उन उद्दीपकों की व्याख्या करता है कि अरे भाई ये तो सफेद रंग है, ये पीछे हरा रंग है, ठीक है, ये काले रंग का पेन है, तो जब दिमाग उन उद्दीपकों की व्याख्या करता है, दिमाग उन सूचनाओं को परिभाषित करता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, संवेदन प्रत्यक्षीकरण जरूर याद रखिए। अब देखो, जब तक मानसिक विकास की बात होगी, सारी चीजें दिमाग में बाहर से ही तो आएगी। दिमाग को सूचना कौन देंगे? ये ज्ञानेंद्रियां ही तो देगी। इसीलिए यहां पर संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये बात कही गई है। और ये जो कथन है साथियों, ये कथन भी आपको अगर याद रहे तो ये कथन महान दार्शनिक रूसो द्वारा दिया गया, ये भी याद रखना। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये बात किसने कही है? ये रूसो नाम के एक महान दार्शनिक है, उनके द्वारा कही गई बात है ये, कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब मैं जो आपको संवेदन प्रत्यक्षीकरण में अंतर बताने की कोशिश कर रहा था, ये क्या था? संवेदना यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचनाओं को ग्रहण कर लेना, और प्रत्यक्षीकरण कि वो क्या सूचना है उसको परिभाषित करना, उसकी व्याख्या करना, यह काम कौन करेगी? हमारी ज्ञानेंद्रियां। इसको एक और उदाहरण से समझाता हूं, सबसे देसी और सरल उदाहरण। आप कहीं गांव में सड़क पर जा रहे हो, बगल में किसी के घर की रसोई की खिड़की खुली हुई है, किचन में से, रसोई में से बढ़िया खुशबू आ रही है, तो सबसे पहले आपके नाक ने खुशबू ली, क्या बात है। अब ये खुशबू का या ये जो गंध है, सुगंध का, ये नाक द्वारा इस सुगंध को लेकर वो सूचना दिमाग तक पहुंचा देना, क्या है? संवेदन। क्या है सूचना, कैसी सूचना, मतलब नहीं है, सूचना पहुंचा दी, बस अपना काम कर दिया, बहुत बढ़िया। अब जब दिमाग के पास ये गंध पहुंच गई है, उसके बाद दिमाग बोलेगा कि यार ये तो लहसुन की चटनी की खुशबू है, ये तो राबड़ी की खुशबू है भाई, ये तो गाजर के हलवे की खुशबू है। तो दिमाग अब उस सूचना की व्याख्या कर रहा है, उस उद्दीपक की व्याख्या कर रहा है, संवेदन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, यह प्रत्यक्षीकरण होता है। और यही संवेदन प्रत्यक्षीकरण सबसे पहली स्टेज होते हैं। हम किस प्रकार से ज्ञान का निर्माण करते हैं, फिर धीरे धीरे चिंतन भी आता है, अवधान भी आता है, तर्क भी आता है, ये सारी चीजें फिर आती हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां पर अब एक और टॉपिक को, एक और बिंदु को हम चर्चा में लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब जो चीज अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इससे कभी आज तक रीट में सवाल नहीं आया, लेकिन आगे ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत स्पष्ट रूप से दे रखा है। और यह है प्रतिवर्त, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। प्रतिवर्त क्या है? प्रतिवर्त एक प्रकार की प्रतिक्रिया है साथियों। प्रतिवर्त कुछ और नहीं है, एक प्रकार की प्रतिक्रिया ही होती है। लेकिन यह प्रतिक्रिया कैसी होती है? यह प्रतिक्रिया हमारे अंदर अभिजात होती है, इन्नेट होती है, जन्म से मौजूद होती है। यह कोई हमें सिखाता नहीं है, यह कोई अर्जित नहीं होती प्रक्रिया। तो याद रखिएगा कि कुछ स्वाभाविक उद्दीपकों के प्रति सहज स्वाभाविक
इन्नेट प्रतिक्रिया प्रतिवर्त कहलाती है। जैसे भोजन नामक एक उद्दीपक है, भोजन देखते ही लार आना। आपका कोई साथी है, आपको उस पास बुलाए, अरे भाई इधर आ, बोला हाँ बोल बोल, ऐसे करके आपके कान में आवाज करे, आप क्या करोगे, नहीं उधर जा। तो आपने जो एकदम से जो परेशान हुए और आपने उसको पीछे धकेला, ये क्या था, प्रतिवर्त था। जम्हाई लेना, नींद आती है तो उबासी आने लग जाती है, तो इस तरह से नींद आने पर जम्हाई, ये सारे, जम्हाई मतलब उबासी, देसी बात बता दूं ताकि ताना याद रह जाएगा, हाँ भाई उबासी जिसको अपन कहते हैं, नींद आ गई, इसका मतलब नींद जैसा एक उद्दीपक है, जैसे स्ट्राइक होगा हम एक प्रतिवर्त करेंगे। कोई रोशनी तेज आंखों पर पड़े तो हम पलक झपक लेते हैं, आंखें मीच लेते हैं, तो ये प्रतिवर्त है। अब प्रतिवर्त को लेकर एक बात याद रखिएगा कि ये सहज स्वाभाविक उद्दीपकों के प्रति जो हमारी स्वाभाविक अंतर्जात इन्नेट प्रतिक्रिया जो होती है साथियों, ये इन्नेट प्रतिक्रिया जो है, इस इन्नेट प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई एक बात आप याद रखिएगा कि ये कुछ प्रतिवर्त जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रतिवर्त हमारे साथ जिंदगी भर रहते हैं। जैसे भोजन देखते ही लार आना, नींद आने पर जमाई होना, कोई तेज रोशनी पर क्या बोलते हैं, आंखें मीच लेना। लेकिन कुछ प्रतिवर्त ऐसे होते हैं जो कि जब जन्म लेता है व्यक्ति, शुरुआती समय जो होता है जन्म के बाद का, तब तो नजर आते हैं, खासतौर पर शैशव अवस्था में तो नजर आते हैं, मगर धीरे धीरे कुछ समय बाद, कुछ 1 महीने बाद, कुछ प्रतिवर्त उसमें से 2 महीने बाद, कुछ उसमें से 5-6 महीने बाद, कुछ साल भर बाद धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं, हटते जाते हैं, जाते जाते हैं, मिटते जाते हैं। आज का हमारा जो डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, वो ऐसे ही प्रतिवर्तों पर चर्चा करना है। मैं यहां पर आपके लिए 2 टेबल लेकर आया हूं, जिसमें एक टेबल एनसीईआरटी से है और एक टेबल रॉबर्ट ए बैरॉन की पुस्तक से ली गई है। तो आप इन दोनों प्रतिवर्तों को कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आए तो क्या हो। प्रतिवर्त का मतलब क्या है कि बालक के सामने कोई अलग किस्म की आपने अनुक्रिया, माफ कीजिएगा, उद्दीपक किया, उसके साथ कोई एक्टिविटी करी, तो वो रिस्पॉन्स में, वो प्रत्युत्तर में, वो प्रतिक्रिया के स्वरूप में कोई प्रतिक्रिया देता है, और यही कहलाती है प्रतिवर्त। ठीक है, और ये प्रतिवर्त जो होते हैं ये जन्मजात होते हैं, अभिजात होते हैं, इन्नेट होते हैं। ठीक है, आइए अब कुछ प्रतिवर्तों को देखते हैं। सबसे पहले एक प्रतिवर्त है जिसका नाम होता है साथियों रूटिंग। रूटिंग क्या होता है, सुनिए, प्रतिवर्त का नाम है रूटिंग। गाल को छूने पर सिर को बच्चा घुमाता है और मुंह खोलता है। जैसे ही आप उसके गाल को छुओगे तो बच्चा ऐसे, अगर उसके गाल को छुओगे तो बच्चा अपने मुंह को उस तरफ कर लेगा जिस तरफ से उसके गाल को छुआ जा रहा है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस वक्त जब आपके सामने ये वीडियो चल रहा है, उस वक्त आपको प्रत्येक प्रतिवर्त की एक वीडियो भी दिखाई दे रही होगी, ताकि आप और अच्छे से इसको महसूस कर सकें। हमारी जो कलाम एकेडमी की जो टेक्निकल टीम है, उनका आभार कि वो इतने अच्छे तरीके से आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवा रही है। तो आप इस वक्त रूटिंग को देख लीजिए, रूटिंग कैसे काम करता है। हालांकि रूटिंग को लेकर एक बात है कि ये 3 से 6 माह की अवस्था में विलुप्त हो जाते हैं। ये टेबल एनसीईआरटी में दी गई है। फिर एक आता है मोरो रिफ्लेक्स, मोरो कहते हैं इसको। अगर तीव्र शोर किया जाए या बच्चे को एकदम से कोई झटका दिया जाए तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो उसको। अगर तो एकदम इस तरह से, वो इस तरह से करने की कोशिश करता है बच्चा। आप चेक कर सकते हैं, इस वक्त मोरो रिफ्लेक्स का भी एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। मोरो रिफ्लेक्स के लिए भी खासियत यह है कि 6 से 7 माह में मोरो रिफ्लेक्स विलुप्त हो जाता है। यद्यपि मोरो इस तरह से तो व्यक्ति नहीं करता, लेकिन तेज आवाज के प्रति एक बार हम झिझकते हैं या एकदम से धड़धड़ा जाते हैं, यह अनुक्रिया तो स्थायी होती ही है। फिर एक प्रतिवर्त होता है ग्रास्पिंग।
बच्चे की हथेली को अगर उंगलियों से या किसी चीज से दबाया जाए, छोटे बच्चे के अंदर खासतौर पर यह होता है, तो बच्चा अपने हाथ की बाकी उंगलियों को उसके इर्द गिर्द लपेट लेता है, उसको पकड़ लेता है। यह ग्रास्पिंग है। ग्रास्प मतलब पकड़ना ही होता है। 3 से 4 माह में ये प्रतिवर्त भी विलुप्त हो जाते हैं और ऐच्छिक पकड़ उन बच्चों में स्थापित हो जाती है। फिर एक प्रतिवर्त होता है बेबिंस्की, जिसमें बच्चे के पैर के तलवों को यदि ठोका जाए और पैरों की उंगलियां उसके फिर ऊपर की ओर जाती है, मतलब अगर पैरों की जो पगथली जिसको अपन कहते हैं उन पर अगर इस तरह कुछ फिराया जाए या कुछ हल्का सा उन पे कुछ पुट किया जाए, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो बच्चे की उंगलियां पहले ऊपर की ओर जाती हैं, यानी पहले ऐसे होंगी और फिर आगे आएंगी, पहले पीछे की तरफ जाएंगी फिर आगे मुड़ जाएंगी। ये बेबिंस्की नामक एक रिफ्लेक्स है जिसको हम देखते हैं इतने सारे रिफ्लेक्सेस की प्रक्रिया में। फिर कुछ और प्रतिवर्त देख लेते हैं, जैसे आंखें मिचकाना। सिंपल सी बात है, रोशनी के प्रतिक्रिया के स्वरूप में व्यक्ति पलकें झपकाता है, छोटा बच्चा भी करता है और हमारे अंदर भी ये रहते हैं। चूसने का प्रतिवर्त, सकिंग का रिफ्लेक्स जो है ये बच्चे में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां तक कि संज्ञानात्मक विकास को जब हम पढ़ेंगे तब ये चीज हम पढ़ेंगे भी कि शुरुआत के 1 माह में बच्चे में यही प्रतिवर्त सबसे ज्यादा रहता है। जब भी कोई वस्तु शिशु के मुंह में रखी जाती है तो वो उसे चूसने लग जाता है। टॉनिक नेक, शिशु पीठ के बल लेटा हो और सिर उसका अगर एक तरफ हो तो हाथ पैर को भी उसी दिशा में ले जाता है। जैसे मान लो अगर बच्चा ऐसे है, उसके अगर गर्दन को इस तरफ मोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को इस तरफ ले जाएगा, ठीक है। अगर उसकी गर्दन को इधर मोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को दूसरी तरफ ले जाएगा, ठीक है। स्टेपिंग, स्टेपिंग एक प्रकार का प्रतिवर्त है जिसके अंदर यदि शिशु को इस प्रकार खड़ा किया जाए कि वह चलने की स्थिति में हो और उसके पैर सतह को छू रहे हो तो वह अपने आप कदम बढ़ाता है। आप बच्चे को, आप ये घर पे भी इस तरह के प्रतिवर्त कर सकते हैं कि आपने बच्चे को गोद में लिया और उसको इस प्रकार से रखो कि उसके पैर जमीन को बस हल्के से छू रहे हैं, रखे नहीं गए, बस हल्का सा बस एक स्पर्श हो रहा है। आप देखेंगे बच्चा पैरों को ऐसे ऐसे करने लग जाएगा जैसे वो चल रहा है, यही स्टेपिंग है। फिर एक है बेबकिन, जब बालक की दोनों हथेली की उंगलियों को दबाया जाता है तो वह गर्दन घुमाना, गर्दन मोड़ना, जम्हाई लेना या मुंह खोलना जैसी अनुक्रियाएं करता है, यह बेबकिन है। तो बेबकिन भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कुछ प्रतिवर्त हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न मैंने पहले भी बताया रीट में एज सच नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जाएगा कि निम्न में से कोई भी एक विवरण दे देगा और बोल देगा ये कौन सा प्रतिवर्त है। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन से प्रतिवर्त के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी व्यक्ति करता है। प्रतिवर्त क्या होता है, हमारे अंदर कुछ सहज अनुक्रियाएं पहले से भगवान ने फिट करके भेजी हुई होती हैं कि भाई ऐसा होगा तो तेरे को ऐसे करना है, और यही प्रतिवर्त है। कुछ जन्म से हमारे जब होते हैं और धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं और कुछ जीवन भर चलते रहते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आइए दोस्त, इन प्रतिवर्तों को समझने के बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में व्यक्ति के मानसिक विकास में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सिर्फ और सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार के मानसिक क्रियाएं या मानसिक विकास की जो एक तरह से संकेत हैं वो एक बालक में देखने को मिलते हैं। एक चीज मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से बड़ी अजीब लगे। जैसे मैं कहूं कि बच्चा जब इतने साल का होता है, इतने माह का होता है, तो वो 10 तक गिनती सुनाने लग जाता है। आप कहोगे साहब हमारे परिवार में तो एक बच्चा है वो 20 तक सुना सकता है, 30 तक सुना सकता है, आप गलत कह रहे हो। तो ये एक जनरल फैक्ट है, एक सामान्य फैक्ट है, और ये सामान्य फैक्ट भी आज के कई साल पहले का दिया हुआ है। आज की जनरेशन के बच्चे जो आ रहे हैं वो तो भगवान कसम हमसे ही 4 कदम आगे आ रहे हैं, इसलिए आप इसको लेकर परेशान ना हो। दूसरी बात यह भी कि इसको लेकर इतने ज्यादा डिटेल में कोई प्रश्न आते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था के मानसिक विकास की पहले माह में। उससे पहले आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, इस बात को आपको जानना चाहिए कि बालक का जीवन भर में जो मानसिक विकास होता है उसका 50% मानसिक विकास 50% मानसिक विकास एक बच्चे का 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 3 वर्ष तक एक बच्चे का जो कुल विकास होना है
उसका 50% विकास हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं शिशु के मानसिक विकास में पहले माह में क्या क्या चीजें दृष्टिगत होती हैं। यहां पर ज्यादातर फैक्ट्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी में जो चौथा चैप्टर है 11वीं कक्षा में बाल विकास का, मानव विकास का, उस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं को मैं क्लब करके लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि बालक पहले ही सप्ताह में यह पहचानने लग जाता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। तो दिशा का बोध जो है यह समझना कि आवाज कौन सी दिशा से आ रही, दिशा का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, आवाज किस दिशा से आ रही है, माफ कीजिएगा, यह उसे पता चलने लग जाता है पहले सप्ताह में। ये एनसीईआरटी में कहा हुआ है। दूसरी बात, वो मां की आवाज को पहचानने लग जाता है और वो भी कुछ ही घंटों में, जन्म के कुछ ही घंटों में वो मां की आवाज पहचानने लग जाता है। आवाज पहचानने की बात हो रही है, मां की शक्ल को याद करना या उसका प्रत्यक्षीकरण करने की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। वो अन्य स्त्री और मां की आवाज में अंतर करना भी इसी शुरुआती समय में सीख जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है, शिशु जब जन्म लेता है, तो उसकी नेत्र ज्योति, उसकी आंखों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। यहां तक कि उसको जैसे 6/20 से भी ज्यादा माना जाता है, हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है। तो ये याद रखिएगा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी दृष्टि बहुत तेज नहीं होती, बहुत कमजोर होती है। और अपनी शारीरिक गतिविधियों के लिए चिंतन तो इतना विकसित होता नहीं है, हमने पढ़ भी रखा है जब हमने शैशवावस्था की विशेषताएं देखी थी। तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो रोने चिल्लाने जैसी क्रियाओं द्वारा, गतिविधियों द्वारा करता है। ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं पहले माह से दूसरे माह की तरफ। दूसरे माह में ये जो ध्वनि के प्रति आकर्षण था ये और बढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो वस्तुओं को ध्यान से देखने लग जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि टकटकी लगाकर जो देखना होता है ये अब दिखना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चों के जो झूले होते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसा एक वो लगा हुआ रहता है और वो बच्चा देखता रहता है कि ये क्या चीज है जो घूम रही है। इस प्रकार से तेज प्रकाश के प्रति अब अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। मां को देखकर चौथे माह में मुस्कुराने लग जाता है। वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। व्यंजन की ध्वनियां उत्पन्न करने लग जाता है। व्यंजन की ध्वनियां इस तरह की आवाज निकालने लग जाता है वो। पांचवें माह में बच्चा मां को भली भांति पहचानने लग जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप नोट्स में जब पढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएंगे। फैक्ट हैं जिनको आपको कुछ हद तक चीजों को रटना है। और इस तरह के बहुत डिटेल्ड और डीप फैक्ट से कभी रीट में क्वेश्चन एज सच आया भी नहीं है। आए हैं तो बहुत सरलतम प्रश्न आए हैं। उन सरलतम प्रश्नों को भी हम साथ में समझते हुए चलेंगे। वस्तुओं को पकड़ने के लिए बच्चा हाथ आगे बढ़ाता है। वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथ अब आगे बढ़ाने लग जाता है क्योंकि 5 महीने का हो गया है। ठीक है। षष्ठम माह में, छठे माह में जो ध्वनि सुनता है उस ध्वनि का अनुकरण करना शुरू कर देता है। मतलब जो भी सुना उसको बाद में वापस दोहराना, खुद से बोलने की कोशिश करता है। वो अपने नाम को समझने लग जाता है। आप बच्चा बैठा है, आपने कभी टू कैसा है, तो वो ऐसे देखेगा कि कोई यही नाम बोल रहा है, इसी नाम को बार बार बुला रहा है, तो वो अपने नाम को समझने लग जाता है। वस्तु को पकड़कर मुख तक ले जाने लग जाता है। अपने पराये का अंतर अब उसे महसूस होने लग जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। मां की गोदी में आएगा तो चिपक जाएगा, कोई व्यक्ति होगा तो उसकी गोदी से दूर जाने की कोशिश करेगा। 12 माह की बात करते हैं अब सीधे सीधे। ठीक है। छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है। दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण करने लग जाता है और धीरे धीरे अब चलने का भी प्रयास करने लग जाता है। हमने शारीरिक और गतिक विकास में यह देखा भी था। ठीक है। अब छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है वो, पानी, मम्मी, दीदी। तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन ये था कि बालक प्रथम सार्थक शब्द इस अवस्था में बोलता है। या बोलना शुरू करता है या बोलने लग जाता है। और उस प्रश्न का उत्तर है
10 से 13 माह। अभी जनरल लेवल पर आप बात करके देख सकते हो कि एक बच्चा 10-13 माह का, 10-12 माह का होता है, साल भर का हो जाता है, तो वो इस तरह के शब्द बोलने लग जाता है। एक चीज मैं यहां पर और आपको स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में आए, जैसे ये रीट के अंदर आया हुआ प्रश्न है, तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रकार के प्रश्न में कभी भी वो ऐसे ऑप्शन नहीं देगा जिन ऑप्शन को देखकर आप कंफ्यूज हो। वो कभी भी 10 माह, 11 माह, 12 माह, 13 माह कभी नहीं देगा। अब अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, ये प्रश्न अगर मैं इसके बाकी के ऑप्शन से एक बार मैं आपको बताता हूं क्या क्या थे। इस प्रश्न के अंदर जो बाकी ऑप्शन थे उसमें पहला ऑप्शन ए था 3 माह, ऑप्शन 2 उसमें था 6 माह, ऑप्शन सी उसमें था 40 माह। 40 माह का मतलब हो गया 4 साल का बच्चा, करीब 3 साल से भी ऊपर का बच्चा। तो 3 साल का बच्चा, और एक ऑप्शन था 10 से 12 माह, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिया हुआ था 10 से 13 माह। तो आप सोचिए 3 साल का बच्चा तो सार्थक शब्द बोल ही नहीं पाता, 6 माह और 12 माह में ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? 40 माह तक तो बच्चा ना कान काटने लग जाता है, इतना बोलने लग जाता है, सॉरी 4 साल तक तो बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए आया हुआ प्रश्न है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अक्सर आप जब ऐसे डाटा याद करते हो तो आपको लगता है कि गुरुजी 10 माह में बोलता है, 11 माह में बोलता है, 12 माह में बोलेगा कि 13 माह में बोलेगा। इतना डिटेल में कभी नहीं पूछता वो। और इस तरह की चीजों को याद करके हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सी और अच्छी चीजें याद करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक आइडिया रखना है और उस आइडिया के हिसाब से आप प्रश्नों का उत्तर देंगे और सही उत्तर जाएगा। अब 12 माह के बाद 2 साल के आसपास जाके देख लेते हैं, तो बच्चा, माफ कीजिएगा, अच्छा 12 माह, 2 वर्ष की बात करते हैं अब, कि 2 शब्दों के सरल वाक्य बोलने लग जाता है वो। अब बच्चा जब 1 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 2 साल तक आते आते बच्चा 2 शब्दों के वाक्य बोलने लग जाता है। मुझे खाना दो, पानी पी लेंगे, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, मम्मी आओ, इस तरह के शब्द बोलने लग जाता है। पूछने पर वो प्रतिक्रिया भी देने लग जाता है, और 2 साल तक आते आते उसका जो शब्द भंडार है उसमें करीब करीब 100-200 शब्द हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या इस वक्त स्मृति, कल्पना और ये सारी चीजें होंगी? तो कल्पना की बहुलता भी इस अवस्था के बाद आनी शुरू हो जाती है, 2 साल के बाद आनी शुरू हो जाती है। हमने पूर्व बाल्यावस्था में भी देखा था कि बच्चे के अंदर कल्पनाओं का प्रभाव रहता है। इसके बाद जब आप संज्ञानात्मक विकास देखोगे तब भी देखोगे कि शैशव अवस्था के बाद में बालक जो है उसके अंदर अहम केंद्रवाद, जीववाद जैसी चीजें आ जाती है। तो यहां पर आप शैशवावस्था के मानसिक विकास को समझ पा रहे होंगे, खासतौर पर शैशवावस्था में कौन कौन सी क्रियाएं, गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इनमें जो मैंने शुरुआत में एनसीईआरटी वाले फैक्ट बताए हैं उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। अब बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की, कि 3 साल तक आते आते क्या होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था हम पढ़ चुके हैं 2 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। बच्चा पूछने पर अब अपना नाम बताने लग जाता है। बता बेटा पापा कहाँ हैं? बोले वो है पापा। मम्मी कहाँ है? ये है मम्मी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये है। इस तरह के प्रश्न के उत्तर बताने लग जाता है। अक्सर हमारे घरों में, परिवारों में माता पिता कुछ इस तरह के क्या बोलते हैं, बच्चों को का वो ज्ञान का प्रदर्शन भी करवाती हैं कि बेटा अंकल को बताओ नोज कहाँ है, नोज। तो बच्चा ऐसे बोलता है ये रही नोज। बेटा बताओ आइज कहाँ है, आइज। तो बच्चा बोलता है ये रही आइज। तो इस तरह के प्रश्नों के जवाब भी वो देने लग जाता है, यानी अब इस तरह की स्मृति उसके अंदर आने लग जाती है, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज अब नहीं है, वस्तु स्थायित्व विकसित हो चुका है उसके अंदर। तो वो इस तरह की चीजें बताने लग जाता है। सीधी रेखा देखकर अब वो वैसी रेखा खींचने की कोशिश करता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे इस तरह के लीक लकोटिए करते हुए इस अवस्था के आसपास पाए जाते हैं, जो घरों की दीवारों को गंदे करते रहते हैं, और अंकों की संख्या 2-3 अंकों की जो संख्या है उसको दोहरा सकता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 साल का जब हो जाता है तब क्या करने लग जाता है? तो अमूमन भारत की अगर मैं बात करूं तो इस अवस्था तक बच्चा विद्यालय में जाने लग जाता है। फॉर्मल एजुकेशन भले ही चालू नहीं हो, लेकिन वो क ख ग घड़ जैसे शब्द लिखना, अक्षर लिखना, माफ कीजिएगा शब्द तो नहीं, अक्षर लिखना प्रारंभ करने लग जाता है। गिनती गिनना शुरू कर देता है। 2-3 संख्या का अंतर समझने लग जाता है, जैसे 1 2 2 3, इस तरह के अंतर वो समझने लग जाता है। इसी अवस्था के आसपास 2 साल के आसपास आगे बढ़ते ही जैसे वो पूर्व बाल्यावस्था में आता है,
अन्वेषणात्मक प्रकृति बढ़ जाती है, यानी अब प्रश्न पूछने की प्रकृति बढ़ जाती है। प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछ पूछ कर अपने मानसिक ज्ञान को बढ़ाता है, स्मृति में चीजों के दिमाग बारे में जो जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करता है और उन जानकारियों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करता है। कैसे? प्रश्न पूछकर। कोई प्रश्न पूछा और उस प्रश्न से उस ज्ञान को अंदर फिट कर लिया, कुछ प्रश्न पूछा, प्रश्न से ज्ञान को अंदर ले लिया। इस तरह के प्रश्न पूछ पूछ के वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने मानसिक कौशल का विकास करने की कोशिश करता है। 5 साल का होता है तब तक ज्ञानेंद्रियां विकसित तो होती रहती हैं जैसे हो रही थी। अब वो ठंडी गर्म वस्तुओं का ज्ञान से होने लग जाता है कि किसे ठंडा कहते हैं, किसे गर्म कहते हैं। बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद तो करते हैं, देखो छोटे बच्चे 2-2.5 साल के बच्चे भी आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। लेकिन आइसक्रीम और हलवे में अंतर क्या है? आइसक्रीम ठंडी होती है, हलवा गर्म होता है। यह अंतर करना अब उसे आने लग जाता है। हल्के भारी का भी अंतर पता लगने लग जाता है, बड़े छोटे का ज्ञान भी अब उसे होने लग जाता है। अब वो बड़े वाक्य बोलने लग जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 10 से 15 तक की अब वो गिनती भी सुनाने लग जाता है। लेकिन आप खुद देखिए, आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में तो 3-4 साल का बच्चा भी गिनती गिनने लग जाता है, 20 तक, 25 तक। तो ऐसे फैक्ट्स वो कभी पूछेगा भी नहीं कि बच्चा 10 तक की गिनती कब सुना सकता है, 20 तक की गिनती कब सुना सकता है। इस तरह के फैक्ट्स कभी परीक्षा में नहीं आएंगे। ये कुछ पुस्तकीय बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, इसीलिए मैं ये फैक्ट आपके लिए लिख के लेके आ गया हूं। अदरवाइज इसको हम लिखकर ही याद करते हैं, मगर ये फैक्ट हैं जिनको आपको सिंपली क्रैम करना है, रटना है। 6 साल तक का बच्चा सरल प्रश्नों के उत्तर देने लग जाता है और कहानी सुनाने का भी प्रयास करता है। ननिहाल जाएगा, गांव से वापस आएगा, गांव में तो अपनी दादी को, दादाजी को सुनाएगा, मम्मी मम्मी, दादी जी, नाना जी ने ऐसे कहा, नानी माँ ने मेरे को ऐसे कहा, वहां पर हम ये खेलते थे, वो खेलते थे, और इस तरह की कहानियां सुनाने का वो प्रयास करता है। 7 साल का होते होते बच्चा अब उत्तर बाल्यावस्था में आ चुका है, और उत्तर बाल्यावस्था जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि तार्किक रूप से अब चिंतन बहुत अच्छे से होने लग गया उसका। तो आप देखिए, छोटी छोटी घटनाओं का बहुत अच्छे से वर्णन करना शुरू कर देता है। वो संयुक्त वाक्य का प्रयोग करता है, कंजक्शन का प्रयोग करके। मैं वहां गया था और वहां पर ऐसा हुआ, और जैसे शब्द हैं, 2 वाक्यों को एक साथ संयुक्त करके और फिर वो कुछ बात कहेगा। टुकड़ों में अब नहीं बोलेगा, बड़ी बड़ी लाइनें बोलना या बड़े बड़े वाक्य, बड़े बड़े सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। समानता असमानता बता सकता है वो चीजों के बीच में, ठीक है। 8 साल का होता है तो मैथमेटिकल जो एबिलिटीज हैं, गणितीय कौशल है, वो बढ़ जाता है उसका, गणितीय संक्रियाएं बढ़ने लग जाती है। अब देखो, इससे पहले का जो बच्चा था वो घड़ी में देख के टाइम कैसे बताता था कि छोटी सुई 5 पर, बड़ी सुई 6 पर, पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा। ये जो बच्चा है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लग जाता है। उसको बोलो कि बेटा टाइम क्या हो रहा है, तो बोलेगा 5:30। इस तरह की बातें वो करने लग जाता है। तो इसलिए उत्तर बाल्यावस्था में 8 साल तक आप देखो गणितीय संक्रियाएं कर सकता है, संयुक्त वाक्य का प्रयोग जैसे वहां कर रहा था यहां भी आगे कर पा रहा है, ठीक है। 10 साल तक आते आते बच्चा व्यक्तिगत कार्य स्वयं करने लग जाता है। आपको याद हो तो उत्तर बाल्यावस्था में मैंने ये बताया भी था कि बच्चे में आत्मनिर्भरता आने लग जाती है, जूतों की लेस बांधना और इस तरह की चीजें करना। और ये अगर जूतों की लेस वो नहीं बांध पाए तो डिस्प्रेक्सिया नामक एक उसको निर्योग्यता भी है, समस्या भी होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे अधिगम निर्योग्यता वाले चैप्टर में। बहरहाल व्यक्तिगत कार्य खुद से खुद कर सकता है। नियमित दिनचर्या क्या होनी चाहिए उसका उसको ज्ञान हो जाता है कि व्यक्ति की क्या एक डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है। फिर 11 साल का होता है तब तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास उसमें होता है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का उसमें विकास, चीजों को निरीक्षण करता है वो, और निरीक्षण करने के साथ साथ सोचता है कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज यूं है। हम ये भी पढ़ते हैं कि इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, चीजों की क्रियाविधि के बारे में जानना उसे अच्छा लगता है। क्रियाविधि के बारे में कि कोई चीज कैसे कार्य करती है। मैं अगर मेरे बचपन की बात बताऊं तो हम कुछ दोस्त ऐसे थे कि वो वीडियो गेम वगैरह आया करते थे ऐसे छोटे छोटे, तो वो जब कोई किसी दोस्त के पास आता तो 3-4 दिन तक तो सब दोस्त खेलते, बाद में सोचते कि यार इसमें ये आवाज कहां से आ रही है, तो फिर उसको तोड़ते, फिर तोड़ के उसकी वो चुंबक निकालते, फिर 2 चुंबकों को तोड़ के एक को तो आगे बढ़ाते और दूसरे को उसके पीछे ले जाते, और इस तरह की मूर्खताएं करते थे। तो ये जो निरीक्षण, ये जो जिज्ञासा शक्ति है, आप इस जिज्ञासा को उस जिज्ञासा से मत लिंक करने की कोशिश कीजिए जो पूर्व बाल्यावस्था में हमने पढ़ी थी। यहां कार्यविधि के बारे में जिज्ञासा बच्चे में आती है, और तर्क,
जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में किस उम्र में होता है, यह प्रश्न भी रीट एक बार पूछ चुका है। रीट एक बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में कब होता है, और इसका उत्तर था क्या, 11 वर्ष की अवस्था में। 11 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब देखिए, यह प्रश्न आया था तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति वाला, रीट लेवल 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2015 में यह क्वेश्चन आया था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2017 में आया था। मैंने शायद उसको मिस स्पेल करके 2015 बोल दिया था, चेक कर लेना। अब उसमें देखो, इसमें पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा है 9 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है 11 वर्ष। अब आप भी जानते हैं कि जब मूर्त चिंतन जो है ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा बेहतर कब होगा, जब वो बच्चा अपने उत्तर बाल्यावस्था के समापन पे होगा। तर्क बेहतर कब होगा, जब मूर्त चिंतन करेगा और साथ साथ थोड़ा अमूर्त चिंतन भी रहेगा। हालांकि इस अवस्था के अंत तक अमूर्तता का अभाव होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जितना बड़ा होगा तार्किक चिंतन उतना ही बेहतर होता जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 11 वर्ष है। और वैसे भी हॉर्लॉक वगैरह जैसे कई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ये मानते भी हैं कि तर्क की या रीजनिंग की जो एबिलिटी है बालक में, वो 11 वर्ष के आसपास आनी शुरू हो जाती है। रीजनिंग की एबिलिटी, रीजनिंग का मतलब कि सही और गलत की व्याख्या कर पाना अपने स्वयं विवेक के आधार पर। ठीक है, तो जिज्ञासा, रीजनिंग, निरीक्षण, इस तरह की चीजें जो हैं वो इसमें आने लग जाती हैं। 12 वर्ष में तर्क द्वारा समस्या समाधान का विकास हो जाता है। अमूर्तता का अभी भी चिंतन में अभाव रहता है, लेकिन तर्क के द्वारा जब वो समस्या का समाधान कर सकता है तो वो दूसरे बच्चों को भी सलाह देने लग जाता है। और ऐसी एबिलिटी भी उसमें आती है कि तुम्हें किस अवस्था में क्या करना चाहिए। तुम्हें मतलब वो ये नहीं बताएगा कि ना जॉब के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन वो अपने उम्र की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने लग जाता है उत्तर बाल्यावस्था के इस स्टेज पे। किशोरावस्था क्योंकि हमारे डिस्कोर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक साथ किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि अब चिंतन में अमूर्तता का विकास होने लग जाता है, आलोचनात्मक चिंतन बढ़ जाता है, वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता चिंतन के अंदर आ जाती है, एकाग्रता में वृद्धि हो जाती है, यादाश्त बढ़ जाती है और विस्तृत नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। हालांकि ये जो जितनी भी चीजें हमने किशोरावस्था के बारे में देखी है, ये हम संज्ञानात्मक विकास वाली जो अगली वीडियो देखेंगे उसमें फिर डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको लेकर आप परेशान ना हो। अभी हाल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि मानसिक विकास क्या होता है, और मानसिक विकास को लेकर महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है। तो जेम्स ट्रेवर का हमने कथन देखा कि जन्म से परिपक्वता तक मानसिक क्षमताओं का उत्तरोत्तर प्रकटन और संगठन जो होना है उसकी प्रक्रिया मानसिक विकास कहलाती है। फिर हमने संवेदन, अवधान और प्रत्यक्षीकरण की बात जानी कि संवेदन क्या होता है। संवेदन महज सूचनाओं का ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण कर लेना। प्रत्यक्षीकरण का मतलब है उन ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं की व्याख्या करना, और अवधान मतलब अटेंशन। प्रतिवर्त क्या होते हैं, स्वाभाविक उद्दीपकों के लिए सहज स्वाभाविक अंतर्जात प्रतिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हमने रूटिंग, मोरो, ग्रास्पिंग, बेबिंस्की, आंखें मिचकाना, चूसना, स्टोनिक नेक, स्टेपिंग और बेबकिन जैसे हमने देखे कि क्या क्या रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। फिर हमने शैशवावस्था के अंदर कुछ मानसिक विकास के महत्वपूर्ण संकेतों को समझने की कोशिश करी। ध्वनि की दिशा को पहचान लेना, अन्य स्त्री और माँ की आवाज में अंतर, दृष्टि उसकी कमजोर होती है, ये सारी बातें। फिर दूसरे माह में हमने देखा कि ध्वनि के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। चौथे माह में माँ को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। पांचवें माह में माँ को भली भांति पहचानने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे आगे आके अपने पराये का भी उसे अंतर होने लग जाता है। 12 माह तक वो छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है। इस पे प्रश्न भी आया हुआ है। 2 वर्ष तक 2 शब्दों का सरल वाक्य बोलने लग जाता है। 3 साल तक पूछने पर नाम बताने लग जाता है, और 4 साल तक अक्षर लेखन प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी कुछ हमने विशेषताएं उसकी देखी थी। फिर उत्तर बाल्यावस्था पर हम गए तो 7 साल तक आते आते वो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लग जाता है। 8 साल तक उसके गणितीय संक्रियाएं अच्छी हो जाती हैं। 10वें साल तक वो व्यक्तिगत कार्यों का निष्पादन करने लग जाता है। 11 साल तक तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। ये रीट में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। 12वें वर्ष तक वो तर्क द्वारा समस्या समाधान करने लग जाता है। और किशोरावस्था में चिंतन में अमूर्तता, आलोचनात्मक व्याख्या, वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता, एकाग्रता में वृद्धि, यादाश्त का बढ़ना, विस्तृत नैतिक मूल्यों का विकास जैसी विशेषताएं भी देखने को मिलती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार। विकास को समझें उससे पहले हमें इस संज्ञान शब्द को समझने की जरूरत है। संज्ञान प्यारे साथियों कॉग्निशन नामक एक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और ये कॉग्निशन शब्द जो है ये कॉग्निसियर नाम के एक लैटिन शब्द से आया है। उस कॉग्निसियर शब्द से बना कॉग्निटो और कॉग्निटो से बना कॉग्निशन, जिसका अर्थ होता है जानना। टू नो, टू लर्न। हम कैसे जानते हैं, क्या चीजें समझते हैं। तो संज्ञान का मतलब क्या है? संज्ञान का मतलब कुछ और नहीं है बल्कि संज्ञान से अभिप्राय उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं से है। शारीरिक नहीं कह रहा हूं मैं, मानसिक कह रहा हूं। उन सभी मानसिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं, संक्रियाओं से है जिनके जरिए हम कुछ जानते हैं, जिनके जरिए हम कुछ जानते हैं। तो कॉग्निशन क्या है? वे सभी मानसिक प्रक्रियाएं क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं, संप्रत्ययों के बारे में जानते हैं। हम जानते कैसे हैं चीजों के बारे में? आपको कैसे पता चला कि ये शर्ट जो मैंने पहन रखा है ये काले रंग का है? आप कैसे कह सकते हो कि ये जो बोर्ड है इसका जो कलर है ये ग्रीन कलर का है? कभी ना कभी तो आपने पहली बार इस चीज को जाना होगा। तो जो जानने की प्रक्रिया है, लर्न करने की प्रक्रिया है, चीजों को समझने की जो प्रक्रिया है वही संज्ञान कहलाती है। और ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं हमारी मदद करती है? मैंने कहा ना वो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं। तो उसमें स्मृति एक तरीका है, प्रत्यक्षीकरण के जरिए हम चीजों को समझते हैं, हम कल्पनाओं के जरिए समझते हैं, हम चीजों को समझते हैं एक तरह से कह सकते हैं समस्या समाधान के जरिए, हम चिंतन के जरिए समझते हैं, हम तर्कणा के जरिए समझते हैं, निष्कर्ष के जरिए समझते हैं, अवधान। ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उन सब के जरिए चीजों को समझना क्या है? संज्ञान है, पहली बात तो। और वस्तु के बारे में, उसके बारे में जानने का जो ये बोध करने का जो ये तरीका है, इस तरीके में जैसे जैसे विकास होता रहता है, यही विकास क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। मैं आपको कोई किताबी बात नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सरल तरीके, वो देसी तरीके जिनके जरिए से हम इस बहुत ही डिफिकल्ट से लगने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से चुटकियों में सीख सकते हैं। कि मुझे पता है ये एक प्लास्टिक की बोतल है। अब इस प्लास्टिक की बोतल को जानने के लिए एक तरीका तो यह है कि मैं इसे देखते ही पहचान जाऊं कि साहब ये प्लास्टिक की बोतल है। एक तरीका यह है कि इसे जानने के लिए मुझे इस बोतल को छूना पड़े, देखना पड़े, इसमें रखे हुए पदार्थ को, पानी को पीना पड़े कि इसके अंदर कौन सा पदार्थ है। तो आप किस तरह से किसी वस्तु के बारे में जो चीजें जानते हैं, वो जो बोध होता है, उस बोध को आप विकसित करते हैं, यही संज्ञानात्मक विकास है। तो संज्ञानात्मक विकास को भी हम एक छोटी सी लाइन के जरिए समझ लेते हैं, ऑल्दो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। व्यक्ति जिस देखिए, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, व्यक्ति परिवेश में
उससे संबंधित वस्तु, स्थान, घटना आदि के बारे में अवधारणा व बोध का विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। अब हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा ये सब नहीं है जो आप इस वक्त मैंने आपसे बात कही। हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा है इस संज्ञानात्मक विकास को, कि कैसे मैं चीजों के बारे में जानने लग जाता हूं, कैसे आप चीजों के बारे में जानते हैं। इस शक्ति, इस क्षमता के विकास को जिस व्यक्ति ने परिभाषित किया, हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा वो व्यक्ति है और उनका नाम होता है एक स्विस मनोवैज्ञानिक जां पियाजे। जी हां, हम इनको हिंदी भाषी लोग अक्सर जीन पियाजे कहते हैं, लेकिन ये जो जीन शब्द है, JEAN, जो ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग जो है इसका उच्चारण जब आप स्विस भाषा में करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में करते हैं, फॉरेन ऑथर्स को पढ़ते हैं, तो वो होता है जां पियाजे। तो हम भी जां पियाजे बोलने की कोशिश करेंगे, जो इनका वास्तविक नाम है उसी नाम से इन्हें उच्चारित करने की कोशिश करेंगे। तो पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और जां पियाजे साहब को ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुकात था। बड़े ही महान, बड़े ही इंटेलिजेंट व्यक्ति। इंटेलिजेंट ऐसे कि जब 11 साल के थे तो इनका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, और जिस संज्ञानात्मक विकास को हम अगले 1-1.5 घंटे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस संज्ञानात्मक विकास पर अपनी जिंदगी के 5 दशक के करीब का समय इन्होंने लगाया है। आपने 1905 का अल्फ्रेड बिने का वो परीक्षण जरूर पढ़ा होगा जो उन्होंने अपने असिस्टेंट थियोडोर साइमन के साथ दिया था, और उस परीक्षण के जरिए फ्रांस में जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, उनकी शिक्षा के प्रावधान की बात कही गई थी, जिसे हम बिने साइमन टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं ये बात आपको बताऊं, शायद आपको ये पहले पता ना हो, कि बिने साइमन टेस्ट के अंदर अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो स्केल तैयार की गई थी, उस स्केल को तैयार करने में जो उनके असिस्टेंट थे वो पियाजे साहब थे। इतने महान व्यक्ति हुए हैं पियाजे। ज्यादातर रिसर्च इन्होंने अपनी 3 संतानों के ऊपर करी, 2 बच्चियां थी इनकी और एक इनका बेटा था, और उन्हीं के ऊपर किए गए रिसर्च के जरिए इन्होंने चीजों को बताया। आइए एक एक करके पियाजे साहब के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कभी भी पूछा जा सकता है, आपको यह कंठस्थ रखना है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक के रूप में स्विस मनोवैज्ञानिक जां पियाजे, स्विस मनोवैज्ञानिक जां पियाजे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। पियाजे साहब अपने आप को साइकोलॉजिस्ट नहीं कहते थे। सबसे बड़ी बात, पियाजे ने कभी अपने आप को साइकोलॉजिस्ट नहीं कहा। तो पियाजे अपने आप को कहते क्या थे? पियाजे अपने आप को कहते थे जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट। क्या कहते थे? जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट कहते थे। इन्होंने जो अपना रिसर्च भी किया है उसमें भी खुद को जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी के जरिए ही समझाने की कोशिश करी थी।
अब ये जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट होना या एपिस्टीमोलॉजी क्या होती है, तो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ये बताती है कि व्यक्ति चीजों को जानता कैसे है, व्यक्ति चीजों को जानता कैसे है, ये दर्शन शास्त्र की शाखा जो है बताती है। और पियाजे साहब ने, जैसा कि मैंने कहा, अल्फ्रेड बिने के सहयोगी के रूप में भी कार्य किया है। अल्फ्रेड बिने के सहयोगी, अल्फ्रेड बिने वही जिन्होंने बुद्धि के महत्वपूर्ण परीक्षण दिए थे, उनको इसके अंतर्गत मानते हैं। अब पियाजे का एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान संरचनावाद भी हम पढ़ते हैं, और उसके अंतर्गत जो एक बड़े महत्वपूर्ण नाम के रूप में व्यक्ति उभर के आते हैं, जिनको हम निर्मितवाद की पहली लहर के दौरान पढ़ते हैं, वो भी पियाजे साहब ही हैं। और पियाजे साहब एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। पियाजे साहब कहते हैं कि व्यक्ति अपने संज्ञान को चरणबद्ध तरीके से निर्मित करता है वातावरण के साथ की हुई अंतःक्रिया द्वारा। फिर से इस बात को रिपीट करता हूं अलग ढंग से, कि व्यक्ति वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करते हुए चरणबद्ध तरीके से अपने संज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए संज्ञान के निर्माण के इस उपागम को निर्मितवादी उपागम के अंतर्गत हम रखते हैं। ये बात समझ में आ गई? चरणबद्ध तरीके से व्यक्ति निर्माण करता है। तो इस वाक्य को हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। बालक एक अन्वेषक के रूप में वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करता है या निर्माण करता है। संरचना, मैं इसको निर्माण भी लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, करता है। और इसीलिए इस उपागम को ज्ञान संरचनावादी या फिर निर्मितवादी उपागम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि पियाजे एक निर्मितवादी थे, और इसीलिए हम कंस्ट्रक्टिविज्म की जो पहली लहर आती है, फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद की पहली लहर, निर्मितवाद की पहली लहर, उसमें हम पियाजे को पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से हम माफ कीजिएगा, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और पियाजे के इस सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। आइए, पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की सामान्य अवधारणा प्रस्तुत की। पहली बात याद रखिएगा, अवधारणा प्रस्तुत की। संज्ञानात्मक विकास की सामान्य अवधारणा पियाजे साहब ने प्रस्तुत करी। पियाजे साहब एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो ये कि ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, पियाजे कुछ अवस्थाओं के अंदर चरणबद्ध तरीके से बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट बनता है कि संज्ञान का विकास चरणों में होता है। और कितने चरण में होता है? 4 चरण में होता है, हम पढ़ चुके हैं। ये जितने भी चरण हैं, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये जितनी भी स्टेजेस हैं, यह अवस्थाएं अपरिवर्तनशील हैं।
अपरिवर्तनशील हैं, यानी कि इनमें बदलाव नहीं हो सकता, पहली बात तो। दूसरी बात, इन अवस्थाओं को छोड़ा या टाला नहीं जा सकता। टाला नहीं जा सकता का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास की पहली स्टेज पर आए नहीं सीधे तीसरी स्टेज पर पहुंच जाए, कोई व्यक्ति पहली स्टेज से सीधा चौथी स्टेज पर चला जाए, कोई ऐसा है व्यक्ति जो पहले सीधा दूसरी स्टेज पर आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ये अवस्थाएं अपरिवर्तनशील हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, ये फिक्स हैं, रिजिड हैं, कोई लचीलापन इनके अंदर नहीं है। अवस्थाओं को छोड़ा या टाला नहीं जा सकता है, और ये अवस्थाएं सार्वभौमिक है। यह अवस्थाएं सार्वभौमिक, कई किताबों में सार्वभौमिक को सार्विक लिखा हुआ रहता है। सार्विक सार्वभौमिक एक ही चीज है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। क्या कहते हैं साथियों? यूनिवर्सल हम इसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा कि किस प्रकार से इनकी अवस्थाएं आगे चलती हैं, लेकिन हमारी यात्रा यहीं तक समाप्त नहीं होती। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए पियाजे के द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को। पियाजे ने कुछ महत्वपूर्ण ऐसी अवधारणाएं बताई जिनके जरिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं उस पर, और सबसे पहले बात करते हैं स्कीम्स की, कि स्कीम क्या है। स्कीम, स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण, ये सारी वो कुछ बातें हैं जो पियाजे अपने सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स क्या होती है? स्कीम को लेकर एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि अलग अलग संदर्भों में किंतु एक सी स्थिति में किसी क्रिया का बार बार लागू होते रहने पर कटेगा ये। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स मतलब अलग अलग संदर्भों में किंतु एक सी स्थिति में, किसी स्थिति में बार बार लागू होने पर किसी क्रिया का व्यापक और बेहतर होते जाना है। एक सी स्थिति में कोई चीज बार बार लगातार हो रही है और बार बार होने के कारण वो और अच्छी हो जाए, और बेहतर हो जाए, और इंप्रूव हो जाए। इसको समझाते हुए एक और कथन सामने आता है कि यह व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है जिसे बार बार दोहराया जा सके। चीजें जब बार बार दोहराई जाती हैं व्यक्ति के द्वारा तो उसको नाम दिया जाता है स्कीम।
बार बार दोहराने को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप विद्यालय जाने के लिए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकलते हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप हर बार करते हो, बार बार उन्हीं को करते हो और उसके आधार पर आपके दिमाग में एक संज्ञान बनता है कि आपको यह कार्य कैसे करना है। पियाजे इसको जब संज्ञानात्मक रूप से समझाते हैं तो वो एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉपिंग स्कीम। ड्रॉपिंग स्कीम। पियाजे कहते हैं कि एक बच्चा शुरुआत में अनायास ही कोई घटना या कोई गतिविधि हो जाती है और उसके जरिए सीखता है। जैसे बच्चे से कोई चीज छूट गई तो गिर गई, तो उसको एक 6 महीने का बच्चा चीजों को पकड़ने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा यह कार्य कर रहा है, लेकिन एक 18 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा ड्रॉप करके चीजों को समझ रहा है कि भाई कोई चीज गिर गई है अनायास ही, और अब उसके दिमाग में एक प्रत्यय बना कि चीजें कैसे गिरती हैं। इस काम को वो बार बार आपने देखा होगा, बच्चे चीजों को ऐसे गिराते रहते हैं, फिर उठाते हैं, गिराते रहते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 1.5 साल से ऊपर का हो जाएगा, वही बच्चा जब 2 साल का होगा, तो अब उसके गिराने में, क्योंकि बार बार उसने ये काम किया है, तो वो चीजों को ऐसे भी गिरा सकता है, वो चीजों को ऐसे भी उछाल सकता है, वो चीजों को सामने भी फेंक सकता है, वो चीजों को इधर भी फेंक दे। तो इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में वो बच्चा महज चीज को गिरा नहीं रहा है, बल्कि उसको कैसे गिराया जाए यह भी दिमाग में एक संप्रत्यय बना है। गिराने की जो एक हैबिट है, चीजों को पकड़ के पीछे छोड़ने की, ड्रॉप करने की, ये बार बार उसके सामने हुई, उसने स्वयं ने की, और अब इसे वो अपने तरीके से, एक क्रिएटिव तरीके से कर सकता है। यही स्कीम है, इसी को ही स्कीम कहते हैं। और इसके लिए एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होता ही है कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जा सके। व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सके। ठीक है, तो ये हमने स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करी। अब हमारे सामने एक और शब्द है और वो है स्कीमा। प्यारे विद्यार्थियों, स्कीम और स्कीमा जो है वो दिखने में बड़े एक जैसे से लगते हैं, लेकिन ये बहुत अलग अलग संप्रत्यय हैं। स्कीम का मतलब सिर्फ व्यवहारों को बार बार दोहराकर आप उन्हें अपने एक तरह से उनके जरिए संज्ञान प्राप्त करो, उनके जरिए आप एक नॉलेज प्राप्त करो। और स्कीम का मतलब यह है कि व्यक्ति की याददाश्त में किसी विषय वस्तु के बारे में सूचनाओं का कितना संकलन है, कितना भंडार है, बस यही क्या है, स्कीमा है। अब देखो, इसको मैं इस तरह से समझाता हूं आपको। देखिए, स्कीमा, स्कीमा को लेकर, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर आपके दिमाग में जो भी सूचना है वो स्कीमा कहलाती है। तो ज्ञान का एक संगठित समूह, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। समूह जो लंबे समय की याददाश्त में या दीर्घावधि की स्मृति में, कुछ भी कह सकते हैं, कि याददाश्त में जिसको हम कहते हैं क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकत्रित होता है। ज्ञान का एक संगठित समूह जो लंबे समय की याददाश्त में एकत्रित रहता है। जैसे ये बोतल है, मैं बोलूं इस बोतल के बारे में कुछ बताओ, तो आप कहोगे कि सर ये बोतल नीले रंग की है, ये बोतल प्लास्टिक की है, इस बोतल में पानी है, ये बोतल बेलनाकार है, इस पर कुछ डिजाइन बना हुआ है। कुछ आप में से कुछ साथी प्लास्टिक के बारे में बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लास्टिक है। तो इस प्रकार से ये सारी सूचनाएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, फिट हैं, किसके बारे में,
स्कीमा के बारे में, मतलब किसी भी विषय वस्तु के बारे में, तो वो जो सूचनाएं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, संप्रत्यय के बारे में होती है उनको क्या कहते हैं? स्कीमा। ठीक है, ऐसे समझो कि दिमाग एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फोल्डर है, फोल्डर है फाइल है। आपके दिमाग में हजारों तरह की सूचनाएं, जानकारियां भरी हुई हैं, और किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो भी जानकारी है वो क्या कहलाती है? उसका स्कीमा कहलाती है। अब इसके बारे में एक टर्म और है जो रीट में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन कई बार इसको सीटेट में सीधे सीधे पूछा गया है कि यह एक ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक बद्ध्यक्रम है। कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग। इसके लिए एक टर्म और यूज होती है कि ये अनुभवों से अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका है। अनुभवों से अर्थ निकालने का ये नाम तो वो है जो परीक्षा में अगर सीधे सीधे पूछ ले तो आपको याद रखना है कि लिखा जाए अनुभवों से अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका क्या है। अब आप उस वक्त सोचोगे नहीं यार, सर ने तो बोला था दिमाग में कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सूचना रहती है, जना गड़बड़ हो जाएगी। अभी अपने को दोनों चीजें समझनी है। इसको परीक्षा में प्रश्न आए तो क्या लिखना है, और वास्तव में ये चीज होती क्या है। हम परीक्षा की चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो हमें समझ में ही नहीं आता। तो यहां पर ऑसबेल की तरह हमें रटकर भी अधिगम करना है और थोड़ा थोड़ा समझना भी है चीजों को। ठीक है, तो अनुभवों से अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका। एक मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, यह है एक जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। ठीक है, एक मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यह स्कीम या स्कीमा, माफ कीजिएगा, स्कीम तो है सिर्फ व्यवहारों का संगठित पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है, जबकि स्कीमा क्या है? किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो ज्ञान हमारे दिमाग में आता है उसको कहते हैं स्कीमा। यही स्कीमा, इसका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है स्कीमेटा। अब यह स्कीमा क्या होता है इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि बच्चे का स्कीमा डेवलप कैसे होता है। बच्चे में किसी विषय वस्तु को लेकर जो अवधारणा, जो बोध, जो संप्रत्यय विकसित होते हैं वो कैसे विकसित होते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने एक दिन इस जानवर को देखा और अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कौन सा जानवर है? तो मम्मी ने कहा बेटा ये बिल्ली है, बेटा ये बिल्ली है। उसके दिमाग में एक छवि बनी कि ऐसा जानवर बिल्ली होता है जिसकी शक्ल ऐसी हो, जिसके कान थोड़े से खड़े हो, भूरे रंग की जो दिखती हो, 4 पैरों का प्राणी हो, पीछे एक पूंछ हो और थोड़ा सा एकदम फर जैसे उसका बदन हो। ठीक है, बिल्ली मान लिया कि यही होती है बिल्ली। कुछ दिनों बाद उसने एक और जानवर देखा। उसने फिर अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कौन है? मम्मी ने कहा बेटा ये भी बिल्ली है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्ली तो वो थी। मम्मी ने कहा बेटा इसको भी बिल्ली कहते हैं। तो उसके दिमाग में फिर जो संप्रत्यय पहले से विकसित थे उसमें कहीं फेर बदल होना शुरू हुआ। उसे लगा नहीं, बिल्ली जो मैं पढ़ रहा था वो बिल्ली तो मात्र भूरे रंग की थी, लेकिन यहां तो काले रंग की भी बिल्ली होती है। इसका मतलब बिल्ली भूरी भी हो सकती है और बिल्ली काली भी हो सकती है। बढ़िया बात है। एक दिन उसने इस बिल्ली को दूध पीते हुए देखा। तो उसने कहा मम्मी ये बिल्ली क्या कर रही है? तो मम्मी ने कहा बेटा बिल्ली दूध पीती है। तो उसने दिमाग में एक सूचना फिट कर ली कि बिल्ली दूध भी पीती है। एक दिन उसने इस बिल्ली को
चूहा खाते हुए देख लिया तो उसने कहा मम्मी ये क्या कर रही है, तो कहा बेटा बिल्ली चूहे भी मार कर खाती है। तो उसको लगा अच्छा, तो बिल्ली के बारे में फिर दो सूचनाएं और दिमाग में बैठ गई। एक दिन उसने इस जानवर को देख लिया, बोला मम्मी ये खरगोश है क्या? मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये भी बिल्ली है। तो उसको लगा अच्छा, बिल्ली मात्र भूरी नहीं होती, मात्र काली नहीं होती, बिल्ली सफेद भी हो सकती है। और इसी तरह धीरे धीरे, अब आपको यह बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ऐसे थोड़ी ज्ञान विकसित होता है। बिल्कुल साथियों, ऐसे ही ज्ञान विकसित होता है और ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने संज्ञान का विकास करते हैं। अब इसको मैं आपको एक दो उदाहरणों से समझाता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में स्कीमा क्लियर नहीं होगा ना कि स्कीमा क्या होता है, तब तक प्रॉब्लम होगी। देखो, एक बच्चा था, हिंदी की कक्षा थी, टीचर ने कहा कि चलो बेटा निबंध लिखो, और निबंध तुम्हें लिखना है किस पर? गाय पर। तो उसने निबंध लिखना शुरू किया। गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय सफेद रंग की होती है, गाय दूध देती है, गाय का गोबर जो है वो छाने बनाने के काम आता है। तो टीचर ने उसका देखा ऐसे, अरे बोला इधर इधर ये क्या लिखा है? बोला गुरुजी ये तो गाय सफेद होती है। बोले बेटा सफेद ही होती है? हाँ गुरुजी मैंने तो सिर्फ सफेद ही गाय देखी, हमारे घर में सफेद ही गाय है, तो मुझे तो लगता है गाय सफेद ही होती है। टीचर ने कहा बेटा ये तो बहुत गड़बड़ बात है, गाय काली भी होती है। बोला है गुरुजी गाय काली भी होती है? बोला हाँ चल मेरे साथ। अब टीचर उसको ले गए और अपने घर में दिखाया। बोले देख बेटा देख अपने घर में कौन सी गाय बंधी हुई है? बोले गुरुजी तो काले रंग की है। वो बोले गुरुजी भूरे रंग की है। बोले ये गुरुजी ये तो चितकबरी है, 2-3 रंगों की है। तो कहे हाँ गाय इन सब रंगों की होती है। तो अब दिमाग में जो सूचना पहले से गाय के बारे में थी, उस सूचना में 4-5 और नई सूचनाएं जुड़ी, यानी कि स्कीमा अपडेट हुआ। और स्कीमा अपडेट हुआ तो अब उससे अगली बार जब ऐसे लिखवाया गया तो उसने वो सारी सूचना लिख दी। तो इसी प्रकार से हमारा स्कीमा जो है वो अपडेट होता रहता है। हम जितनी भी सूचनाएं हैं वो एकत्रित करते रहते हैं, और जैसे ही कोई नई सूचना आती है हम उस सूचना में और डाल देते हैं एक और सूचना। जैसे मान लो अब मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, उनके बारे में आप क्या जानते हो? तो आप कहेंगे कि वो हमारे संविधान के निर्माता हैं और एक अस्पृश्यता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आज भारत जो तरक्की कर चुका है, उस तरक्की के एक तरह से कह सकते हैं पुरोधा बाबा साहब ही थे, आप कह सकते हैं। और बहुत सी बात आप बाबा साहब के बारे में जानते हैं, आप बताते रहेंगे। मैं आपको कहूं कि साथियों, क्या आपको पता है कि बाबा साहब जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो कैंटीन में जाकर लंच के समय खाना खा के आ सकें। तो वहां पर एक लाइब्रेरियन ने उनको कहा कि बेटा तू लाइब्रेरी में पढ़ता तो रहता है, तू मेरी टिफिन से खाना खाया कर। और वो लाइब्रेरियन एक यहूदी था, एक जीव था। अब ये बात आपको शायद तक नहीं पता होगी कि लाइब्रेरियन ने उनको भोजन कराया, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से वो आते थे, और वो लाइब्रेरियन एक यहूदी था। अब ये बात जब आपको आज पता चली तो आज आपके संज्ञान में बाबा साहब के बारे में जितनी भी सूचनाएं थी उनमें एक सूचना और ऐड ऑन हो गई। तो इसी तरह से हम सदैव अपने संज्ञान को अपडेट करते रहते हैं। ये जो सूचनाएं हमारे दिमाग में संकलित होती हैं, क्या कहा मैंने, ज्ञान का या सूचनाओं का एक संगठित समूह है जो लंबे समय की याददाश्त में किसी भी विषय वस्तु के बारे में रहता है। ये जो भी हमारे अंदर संगठित होती रहती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। और इसे एक संज्ञानात्मक बद्धक्रम क्यों कहते हैं, स्कैफोल्डिंग क्यों कहते हैं? स्कैफोल्डिंग उस आधार को कहा जाता है जिसके जरिए चीजें निर्मित होती है। आप मनोविज्ञान के स्कैफोल्डिंग में मत जाओ, मैं स्कैफोल्डिंग की सादी परिभाषा आपको समझाता हूं कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब मकान बनाते हैं, ये एक सिविल इंजीनियरिंग का टर्म है, हम जब मकान बनाते हैं तो मकान में मान लो आपका एक ग्राउंड फ्लोर का ही मकान है, अब आपको उसके ऊपर 2 मंजिल और चिनवाने हैं। तो आप क्या करते हैं, जो भी कारीगर, ठेकेदार, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है आपका, जो भी आपका काम कर रहा है व्यक्ति, वो आपके घर के चारों ओर लकड़ी के बड़े बड़े बांस, बड़ी बड़ी बल्लियां लगा देगा चारों तरफ से, और उसको पूरे को ऐसे पैक कर देगा। और उसके आधार पर वो मजदूर वहां से एक एक करके पूरी इमारत को और ऊपर तक ले जाएंगे। तो ये जो लकड़ी की बल्लियां बनाई गई है ना, जिसके आधार पर आपका मकान जो पहले ग्राउंड फ्लोर पर था, उससे वो 1 फ्लोर और एक के ऊपर 2 फ्लोर चिनवा दिए गए उसके ऊपर, ये लकड़ी की बल्लियां जो उसको उस चिनवाने के दौरान, उस कंस्ट्रक्शन के दौरान आधार दे रही थी, यही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। इसी को बद्धक्रम कहते हैं, इसी को मचान कहते हैं। अब जब हमारा ज्ञान जो एक ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर था, उसमें 2 और 3 और 4-5 सूचनाएं हमने डालनी है, तो यहां पर संज्ञानात्मक रूप से जब हम ऐसे किसी कार्य को आधार देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्कीमा, कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग स्कीमा। आइए अब स्कीमा, जैसा कि मैंने आपको ये बिल्ली वाले उदाहरण से समझा दिया है,
अब व्यक्ति अपने स्कीमा में जो अपडेट करता है, उस प्रक्रिया में दो घटनाएं या दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो स्कीमा में अपडेशन चलता है, ये जो नई सूचना व्यक्ति के अंदर आती जाती है और पुरानी सूचना के साथ व्यक्ति इसको जिस तरह से इसका तारतम्य बिठाता रहता है, उसको कहा जाता है अनुकूलन या फिर अडेप्टेशन। क्या कहा जाता है? अनुकूलन या अडेप्टेशन। अब अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अडेप्टेशन या फिर अनुकूलन। अनुकूलन देखिए, सिंपल सी बात है। अनुकूलन शब्द आप जानते हो कि वातावरण में जो बदलाव होते हैं, उन बदलावों के साथ व्यक्ति को सदैव अपने आप को समायोजित करना होता है। पुरानी सूचना के साथ आप जब नई सूचना को जानने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो असंतुलित हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण के स्वरूप में बताऊं कि जब हम रीट के लिए नैतिक विकास को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कोलबर्ग को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट ग्रेड के लिए नैतिक विकास को पढ़ते हैं तब हमें उस नैतिक विकास में फ्रायड के नैतिक विकास को भी पढ़ना पड़ता है। अब आप कहोगे कि साहब फ्रायड का नैतिक विकास, हाँ फ्रायड का भी नैतिक विकास है। तो आप मान लो रीट की तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने गए। एक बार मैं एक एग्जांपल लेके सोचता हूं आप रीट वाले साथियों के लिए, तो आप कहोगे कि ना ना हमने तो बस केवल इतना ही पढ़ रखा है कि नैतिक विकास तो कोलबर्ग का ही होता है। तो आपको जब फ्रायड का नैतिक विकास पढ़ना पड़ेगा, आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा बांडुरा का नैतिक विकास, आपको फिर उसमें पढ़ना पड़ेगा पियाजे का नैतिक विकास। तो आप नई नई सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हो ना। यह नया वातावरण, नई परिस्थिति के साथ व्यक्ति जो समायोजित करता है वातावरण में बदलाव के प्रति, इसी को अनुकूलन कहा जाता है। वातावरण में बदलाव के प्रति स्वयं को समायोजित करने की प्रक्रिया। अनुकूलन को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हो कि सर्दियां आती हैं, हम स्वेटर पहनने लग जाते हैं क्योंकि वातावरण में बदलाव के प्रति हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्टेशन कर रहे हैं। गर्मी आती है, हम हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनने लग जाते हैं। यह क्या है? एक तरह का अनुकूलन है, एक तरह का अडेप्टेशन है। तो इसको अगर मैं संज्ञानात्मक रूप से समझने की कोशिश करूं, मनोवैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करूं, तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मनुष्य के दिमाग में ज्ञान की एक संरचना है, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जहां पर बहुत सारी स्कीमाएं जो हैं वो सुरक्षित रखी हुई हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी है, हमें पूर्व ज्ञान है। जैसे ही मान लो हमारे सामने कोई नई समस्या आई, तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि पहले से जो ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है, हम उसके जरिए उस नई समस्या को हल कर दें। और एक तरीका यह हो सकता है कि उस नई समस्या को हल करने में हमारा पूर्व ज्ञान जो है वो असमर्थ हो, यानी नई समस्या को हल करने के लिए हमें नए ज्ञान की जरूरत है, नई सूचना की जरूरत है, या मैं मनोवैज्ञानिक रूप से कहूं कि हमारे स्कीमा को अपडेट करने की जरूरत है, स्कीमा के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, हाँ या ना अनुकूलन के। पहला तरीका कि हमारे अंदर कुछ ज्ञान है, पहले से मौजूद है। भाई देखो, रीट की तैयारी आप कर रहे हो, ऐसे मान लो, और आपके सामने फर्स्ट ग्रेड के पेपर का एक क्वेश्चन लाके रख दूं मैं कि भैया इसका उत्तर बताओ, तो आप कहो कि यार हाँ यार ये तो रीट में पढ़ा हुआ है, टिका दो। तो पुराने ज्ञान के जरिए आपने नई समस्या को हल किया। और एक मान लो उसमें कोई सहकारी अधिगम का क्वेश्चन हो जाए, उसके अंदर कोई मान लीजिए विज्ञान परीक्षा 5वीं यूनिट का कोई क्वेश्चन हो, आईसीटी का कोई क्वेश्चन हो। अब आपको कि नहीं यार ये तो रीट के कोर्स में नहीं था, इसको पढ़ने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए तो मुझे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की चीजों को पढ़ना पड़ेगा, नई चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक और तरीका है अनुकूलन का, वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित करने का, यानी वातावरण में जो बदलाव हुआ आपको उसके साथ कैसे समायोजित कर रहे हो, हाँ या ना। बड़ा बेसिक सा उदाहरण है। तो ये जो दोनों तरीके हैं
हैं इन्हीं दोनों तरीकों के द्वारा अनुकूलन होता है, और ये दोनों अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं होती है। कौन सी? कि पुराने ज्ञान द्वारा, पहली तो कौन सी है? पुराने ज्ञान द्वारा नई समस्या को हल करना, इसको कहते हैं हम आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। और दूसरा तरीका वो है कि जिसमें मान लो पुराने ज्ञान से नई समस्या हल नहीं हो रही, तो नई समस्या को हल करने के लिए नया ज्ञान चाहिए, स्कीमा को नए तरीके से अपडेट करना होगा। इसको कहते हैं हम समाविष्टीकरण यानी कि अकोमोडेशन। अब इसको मैं एक देसी उदाहरण से आपको समझाता हूं, आपको एसिमिलेशन अकोमोडेशन दोनों समझ में आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आत्मसातीकरण नई समस्या पुराना ज्ञान, समाविष्टीकरण नई समस्या नया ज्ञान। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं होटल वगैरह में जा रहे होते हैं, और ऐसे आजकल शहरों के, जो बड़े शहरों के, महानगरों के होटल हैं, उनके वॉशरूम भी माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। वॉशरूम मतलब बाथरूम का मायना जगह टूटी लागेड़ी है, वो सारा सिस्टम, ठीक है। अब हम घरों में जो ज़्यादातर जिन नलों का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी टूटियाँ, जिन टूटियों का अपने घरों में इस्तेमाल किया है, बाहर बाड़े में खेलते कूदते समय ज़्यादातर इसी तरह की नल होती है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बड़े होटल के वॉशरूम में चले गए, बाथरूम में चले गए, वहां नल जो हमने देखी, उस नल में कहीं ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं लगा हुआ। अब हम परेशान कि यार इस नल को खोलें तो खोलें कैसे, क्योंकि हमारे दिमाग में नल को खोलने का जो स्कीमा था, नल कैसे खुलती है, इस बात को लेकर जो सूचनाएं पहले से मौजूद थीं, वो सूचना सिर्फ इसी तरीके से नल को खोलना जानती थी। और आपने जब कोशिश करी कि इस तरीके से नल खुल जाए, नहीं खुली, यानी आपने आत्मसातीकरण के द्वारा इस समस्या को हल करने की कोशिश करी, हल समस्या नहीं हुई। और फिर आपने क्या किया? आप क्या करते हैं जब आप देखते हैं कि ऐसी कोई नल होता है ना ऐसा कि आपने देखा कि यार ये नल तो खुल रही को नहीं, क्या करा? फिर आप सोचते हो कि अब तो हाथ पैर मार लिए, क्योंकि यही तरीका पता था अपने को। तो फिर आप क्या करते हो? आप थोड़ी देर अल्बर्ट बांडुरा को याद करते हो, आप देखते हो कि कोई और आए और आके इस नल को खोले, फिर देखते हो रे कोई दूसरा व्यक्ति जो आया वो तो नल के सीधे ऐसे नीचे हाथ रख रहा है और पानी अपने आप गिर रहा है। तब आपको समझ में आता है शाबाश, ये नल तो ऐसे खुलती है। यानी इसका मतलब आपके दिमाग में नल को खोलने की एक और प्रक्रिया आ गई है, एक और सूचना आ गई है, स्कीमा थोड़ा सा अपडेट हो गया है। अब आप भी उस तरीके से नल खोलने लग जाते हो। तो ये क्या है? ये है समाविष्टीकरण। नई समस्या अगर पुराने ज्ञान से हल हो रही है तो आत्मसातीकरण, और नई समस्या को हल करने के लिए अगर नई सोच, नई चिंतन की जरूरत पड़ रही है तो वो है समाविष्टीकरण। तो अब आइए सबसे पहले आत्मसातीकरण के बारे में दो बातें लिख लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आत्मसातीकरण के बारे में जो बात अभी अभी मैंने आपको बताई है, एज इट इज यही क्वेश्चन रीट 2021 में पूछा गया था। आप चाहो तो YouTube के जरिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो, वहां भी मैंने एज इट इज इस बात को इसी तरह से समझाया है। और बहुत से विद्यार्थी, आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 26 सितंबर को जब वो प्रश्न आया था उसको सही किया होगा। बहरहाल पहले आत्मसातीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। लिखो, नई समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति पूर्व में विद्यमान स्कीमा का उपयोग करे। पूर्व में जो उसके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है वो उसी के उपयोग के जरिए इस नई समस्या को हल करने की कोशिश करे। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में वो जो क्वेश्चन आया, माफ कीजिएगा, रीट में वो जो क्वेश्चन आया था 26 तारीख को,
वो क्या क्वेश्चन था, आइए। मैं वो क्वेश्चन आपको बता देता हूं। तो ये वो प्रश्न था साथियों कि जब हम वर्तमान स्कीमा का उपयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, उत्तर क्या है इसका, आत्म सातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। सिंपल सी बात है, यही चीज हमने यहां लिखी है। नई समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति पूर्व में विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करे। कलाम परीक्षा विशेषांक जो प्री रीट के दौरान, उससे भी पहले आप लोगों के लिए आई थी, उस परीक्षा विशेषांक में यह वाक्य लिखा हुआ है और आप वहां भी, आप जो साथी अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो, तो उसमें देख सकते हैं। तो इतने ऑथेंटिक तरीके से कलाम टीम जो है वो आपको हर एक विषय वस्तु समझा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं इस यात्रा को। आत्मसातीकरण के बाद हम समझते हैं समाविष्टीकरण, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। तो देखो, आत्मसातीकरण क्या था, पुरानी समस्या, नई समस्या पुराना ज्ञान, इसको हम कहते थे एसिमिलेशन। समाविष्टीकरण, नई समस्या नया ज्ञान। तो अब नई समस्या को हल करने के लिए आपको जब ज्ञान भी नया चाहिए, तो ठीक है, नई समस्या के समाधान के लिए आपको हमें पूर्व के स्कीमा में संशोधन की अपडेट आवश्यकता पड़े। यानी कि नई समस्या, और नई समस्या के लिए नई स्कीमा या नया ज्ञान। ठीक है, अब अगर मैं वो जो टूटी वाला उदाहरण आपको बता रहा था कि होटल के जो नल थे, उस नल को आपने कोशिश करी खोलने की, आप नहीं खोल पाए, फिर आपने तुरंत एक दूसरे व्यक्ति को देखा कि ये कैसे नल खोलता है, और आपने उस वक्त सीखा अच्छा इस नल को इस तरह से खोला जाता है, और आपने फिर उस तरीके से उस नल को खोलने की कोशिश करी। तो मुझे बताओ, ये जो दूसरा तरीका था, इसको आप क्या कहोगे, आत्मसातीकरण कहोगे या समाविष्टीकरण कहोगे? ये बिल्कुल सही जवाब जो आपके दिमाग में आप सोच रहे होंगे, ये है समाविष्टीकरण। क्यों? क्योंकि नई समस्या के समाधान के लिए हमें पूर्व में जो हमारे पास ज्ञान था वो पर्याप्त नहीं था, हमें उसमें बदलाव करने पड़े, हमें उसमें सुधार करने पड़े, हमें उसे अपडेट करना पड़ा, हमें उसमें संवर्धन करना पड़ा, हमें उसमें संशोधन करना पड़ा, और यही समाविष्टीकरण है, यही अकोमोडेशन है। अब समाविष्टीकरण और आत्मसातीकरण के बीच में हमेशा एक तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, वो है संतुलन की प्रक्रिया। क्योंकि पुरानी धारणाएं मौजूद हैं, नई धारणाएं बन रही हैं, कई बार पुरानी और नई धारणाओं के बीच में असंतुलन क्रिएट हो जाता है, और इस असंतुलन से बचने के लिए या इस असंतुलन का मनोवैज्ञानिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से कैसे निपटारा हो, उसके लिए पियाजे ने एक अवधारणा दी है, और वो है संतुलनीकरण। और इस संतुलनीकरण को कई बार किताबों में साम्य धारण भी लिखा जाता है, कई बार इसे लिखा जाता है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण भी कहते हैं इसे, और इसे कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब यही है कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में संतुलन स्थापित करना, समतुल्यन स्थापित करना। मतलब यह है कि भाई नलका तो आप यहां पर देखकर आ गए, इसको मैं और देसी तरीके समझाता हूं। बाहर से आप एक नलका खोलने का तरीका तो सीख के आ गए कि कुछ बिजली से चलने वाली नल है, जिसके नीचे से हाथ रखोगे तो अपने आप पानी गिरने लग जाएगा। लेकिन क्या आप अपने घर की नल इसी तरीके से खोलते हैं? नहीं ना।
हम अपने घरों में जो नलें हमारे पास हैं उनको खोलने का तो एक अलग तरीका है, वो नॉर्मल तरीके से खोलेंगे, इसी तरीके से खोलेंगे जो हमारे घरों की नल है वो तो ठीक है। समतुल्यन का मतलब क्या हुआ? पुरानी और नई अवधारणा के बीच में संतुलन स्थापित करना। तो आओ लिखो, आत्मसातीकरण व समाविष्टीकरण के मध्य संतुलन स्थापित करना। यानी कि इसको एक और भाषा में लिखा जा सकता है, संज्ञानात्मक संरचना को स्थिर करना। ऐसा ना हो नए ज्ञान के कारण कोई असंतुलन क्रिएट हो जाए। इसको कई पुस्तकों में साम्य धारण भी लिखा गया है। रीट एक बार इससे एक प्रश्न भी पूछ चुकी है। आइए उस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि रीट ने साम्य धारण से क्या क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन था, एक प्रक्रिया जो पुराने और नए अनुभव के मध्य संतुलन का काम करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन में भी संतुलन ही लिखा हुआ था, आप सोचो आप। और वैसे इसको क्या कह सकते हैं? साम्य धारण कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है? इक्विलिब्रेशन कहा जा सकता है। तो ये सब वो तमाम प्रश्न हैं जो संतुलनीकरण के जरिए पूछे गए हैं। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, हेलो 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 हेलो। तो ये कुछ अवधारणाएं थी जो हमने देखी पियाजे के इस सिद्धांत को लेकर। इससे पहले कि पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ें, समझें, एक बार इन अवधारणाओं को चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इनके बारे में चीजों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था संज्ञान क्या है, और व्यक्ति जिस तरह से सूचनाओं को ग्रहण करता है, दुनिया को जानता है, वो संज्ञान है। स्विस मनोवैज्ञानिक जहाँ पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। पियाजे साहब ने संज्ञान की अवधारणात्मक विकास की, माफ कीजिए, एक सामान्य अवधारणा प्रस्तुत करी। ये विकास चरणों में होता है, क्रमिक रूप से होता है। ये अवस्थाएं अपरिहार्य होती हैं और अपरिवर्तनशील होती हैं। अवस्थाओं को छोड़ा या टाला नहीं जा सकता, सार्वभौमिक होती है। फिर हमने स्कीम को जाना, व्यवहारों का संगठित पैटर्न। स्कीमा को जाना कि सूचनाओं का भंडार, ज्ञान का संगठित भंडार। और हमने ये बिल्ली के उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करी कि कैसे स्कीमा डेवलप होती है। फिर हमने अनुकूलन को जाना, बदलाव के प्रति, नई सूचना या नए ज्ञान के प्रति, नई समस्या के प्रति व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है। या तो वो पुराने ज्ञान के जरिए कर लेगा, तो उसको कहेंगे हम आत्मसातीकरण। जैसा कि 2021 रीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वर्तमान स्कीमा का उपयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, वो आत्मसातीकरण होता है। और या फिर समाविष्टीकरण के जरिए नई सूचना, नया ज्ञान, और इस हिसाब से व्यक्ति कार्य कर लेता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा जरूर। धन्यवाद।